Today we are starting our chapter number 10, that is S block elements. सिंपल टॉपिक है क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक के बारे में जो बातें आप लोगों ने पढ़ी थी उसी को ही आगे और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट। Those element in which last electron goes into s orbital is known as s block element। इतना बताया था मैंने मेरे बच्चों को। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं s के अंदर? s ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? आंसर है 1, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1 एंड ns2। तो इसका मतलब टोटल ग्रुप इनको कितने असाइंड हुए हैं? 2 ग्रुप असाइंड हुए हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 को आप लोगों ने क्या नाम दिया था, याद करके बताइए? एल्कली मेटल्स। और सेकंड जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको वेरी गुड, एल्कली अर्थ मेटल्स। तो इनके बारे में अपने डिटेल पढ़ाई करेंगे, ठीक है जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू s ऑर्बिटल्स, और s ऑर्बिटल होते हैं 1, इसलिए इनके कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल के ns1 और ns2 हैं। इनको 2 ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है, हाइड्रोजन को इनके अंदर नहीं पढ़ाया जाता। क्या मैंने हाइड्रोजन पढ़ा दिया मेरे बच्चों को? चैप्टर नंबर 9। तो इस साल एस ब्लॉक पढ़ेंगे और हाफ पी ब्लॉक पढ़ेंगे, और अगले साल हाफ पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो हाइड्रोजन को अलग से क्यों पढ़ाया? क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने कहा था कि हाइड्रोजन एक आप लोगों का ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा मैच होती है हैलोजन्स के साथ, पर उसको यहां रखा हुआ था एल्कली मेटल के साथ। तो हाइड्रोजन को हमने फिक्स नहीं रखा हुआ था, इसीलिए उसको अलग से पढ़ाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है जी, वो आता है एनोमैलस बिहेवियर, जो मैं आप लोगों को कल परसों बात भी कर रहा था। What is anomalous behavior and what is diagonal relationship? तो ये बात मैंने मेरे बच्चों को पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ाई थी। तो जिन बच्चों ने वहां नहीं पढ़ा हुआ या जो भूल गए हैं उनको ध्यान देना इधर। तो आपके पास एनोमैलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या चीज है? तो मैंने आपको कहा था जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इनका साइज कंपैरेटिवली बाकी ग्रुप से बहुत छोटा होता है। अब हमें तो इस ब्लॉक में 2 ही पढ़ने हैं, लिथियम और बेरिलियम, तो मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा, लिथियम की और बेरिलियम की। तो लिथियम के नीचे होता है सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और लास्ट में फ्रांशियम। क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है कि डिफरेंट होती है? बताइए, शाबाश। एक ही सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन सेम हैं। मतलब लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ, सीजियम के साथ और फ्रांशियम के साथ, लेकिन नहीं होती। तो आज लिथियम की बात करोगे तो NaCl का जो बॉन्ड है वो कैसा है? कोवलेंट या आयनिक? द बॉन्ड ऑफ NaCl इज कोवलेंट, आयनिक बॉन्ड है। गुड 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 गुड, है ना। लेकिन अगर अब आप लोग बात करो LiCl के बॉन्ड की, तो वो कोवलेंट है। मतलब ये घर वाले सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, लिथियम कह रहे हैं ना मैं तो कोवलेंट बनाऊंगा। तो इससे पता लगा लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही, और यही बीमारी लगी हुई है बेरिलियम को। बेरिलियम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी मैच इनके साथ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के साथ, पर वो नहीं हो पा रही। और क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उसी को ही हमने एनोमैलस बिहेवियर कहा है। तो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रखते हैं या सिमिलैरिटीज नहीं रखते, और इसी को मैं बोलता हूं एनोमैलस बिहेवियर। एनोमैलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर। तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। ये मैं आगे डिटेल बताऊंगा। तो अब ये इस घर का बच्चा एल्कली मेटल का और बात नहीं मान रहा, तो इसको हम बोलते हैं गंदी औलाद, है ना। ये समझाने के लिए, कौन होता है जी गंदी औलाद?
ये वर्ड हम सुनते हैं घर के अंदर, जो घर वालों की बात नहीं मानता। वेरी गुड वेरी गुड। उसके रीजन है अब आपके सामने। तो पहले हमने बोला कि सर आपने लिथियम से पूछा क्यों नहीं माना, तो लिथियम आपको आगे डिटेल बताएगा कि सर मेरा साइज एक तो छोटा है, सेकेंडली मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरेटिवली मेरी ज्यादा है। तो ये रीजन आएंगे जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। तो व्हाट इज एनोमैलस बिहेवियर? द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम फ्रॉम इट्स ग्रुप एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एनोमैलस बिहेवियर। पर अब ये डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या चीज है? तो डायगोनल क्या होता है? कभी सुना है डायगोनल मैथ के अंदर? डायगोनल ये होता है, ध्यान से देखिए, स्क्वायर की दो कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज डायगोनल। अब लिथियम की दोस्ती है जो इसके डायगोनल पे बैठा है, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। और बेरिलियम की दोस्ती है अपने डायगोनल में बैठे किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। अब लिथियम घर वालों से तो दोस्ती नहीं दिखा रहा, मैग्नीशियम से दिखा रहा है, मतलब इसकी ज्यादातर रिलेशनशिप किसके साथ मैच कर रही है? जो काम लिथियम का मैग्नीशियम करेगा वही लिथियम करेगा, इसी टाइप से जो एल्यूमिनियम करेगा वो बेरिलियम करेगा। ये लास्ट में डिटेल में और पढ़ाऊंगा। और इसके रीजन दिए हुए हैं, पता है क्या? कि सर हम दोनों का साइज एक जैसा है अप्रोक्स, ये कहता हम दोनों का भी एक जैसा है अप्रोक्स, फिर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अप्रोक्स सेम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हमारी सेम है। तो ये जो डायगोनल में एलिमेंट बैठा है उनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा मैच करती है और इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो इस चैप्टर में मैं लिथियम और बेरिलियम की एनोमैलस बिहेवियर को भी बताऊंगा और इनके डायगोनल रिलेशनशिप को भी बताऊंगा। तो ये इंट्रोडक्शन है सारा का सारा। अब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है? और चैप्टर जो है वो है आपका फर्स्ट, मेरा टॉपिक एल्कली मेटल्स। यहां से शुरू होगा अब आपका टॉपिक। एल्कली मेटल्स का मतलब मैं कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं? फर्स्ट ग्रुप की। तो फर्स्ट ग्रुप को पहले पढ़ाते हैं, जिसमें आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन को लिखा कि नहीं लिखा? और क्यों नहीं लिखा बताने की जरूरत तो नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी इनसे मैच नहीं करती, थोड़ी सी हेलोजन के साथ भी मैच करती है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं नंबर की। तो लिथियम का नंबर तुम बता दो, बाकियों के नंबर मैं बताऊंगा। नंबर पता है लिथियम 3, और बाकियों के लिए मैंने कहा था नीचे से शुरू हो जाना। 32, 2 बार 18 का गैप, 2 बार 8 का गैप, और फिर भी जगह बच जाती तो 2 का गैप, पर फिलहाल नहीं बची। तो 3 and 8 11, 11 and 8 19, 19 and 18 37, 37 and 18 55, and last 55 and 32 is equal to 87। सबसे पहले बात करते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन की। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कितने बच्चे हैं जो नहीं दे सकते? लिथियम का नंबर है 3 के हिसाब से 1s2 और 2s1। तो 1s2 किसको दिखाता है? जल्दी बोलो, शाबाश। 1s2 किसको शो कर रहा है? हीलियम को। तो लिथियम से छोटी गैस है हीलियम, तो मैंने पहले लिख दी। हीलियम के बाद में नियोन, नियोन के बाद में आर्गन, आर्गन के बाद में क्रिप्टोन, क्रिप्टोन के बाद में जिनोन, और जिनोन के बाद में रेडोन। तो अगर मेरे बच्चों को इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप लोगों को इसमें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, मैं तरीका बता रहा हूं आपको, मेथडोलॉजी बता रहा हूं। और मेथडोलॉजी है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन लिख करके इस तरीके से। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम का? 1s2 2s1। तो 1s2 तो हीलियम से शो हो गया, यहां पर कौन आ जाएगा मेरे बच्चे? 2s1। अब तेरा कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है तो पापा का क्या होगा? याद है मैंने कहा था 3s1। पापा के बाद दादा का क्या होगा? फिर पड़दादा का, लकड़ दादा, फिर लोहा दादा, है ना, जो भी है। मतलब हम एक ही घर के बच्चे हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। इसीलिए कोई फर्स्ट ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछता है तो मैं लिख देता हूं NS1। सही है या गलत वो तुम्हें दिख ही रहा है। तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1, ये है हमारे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब इनके बारे में डिटेल बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिटेल बात है, ये सारे के सारे फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। तो कोई मेरे से पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई एल्कली मेटल्स
आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। कोई भी एल्कली मेटल फ्री स्टेट में प्रेजेंट क्यों नहीं होता? फ्री स्टेट मतलब अकेला। इस अर्थ में ढूंढने जाओगे, वेरी गुड, क्योंकि इनके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये स्टेबल हो जाएंगे। और हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। गुड गुड गुड। और इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो ये किसी से भी हेलो कर लेते हैं। अगर कोई नहीं भी मिलता तो आपको पता होगा ऑक्सीजन तो चारों तरफ मिलती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्साइड बना लेते हैं। मतलब अर्थ में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम किसी न किसी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। तुम कह दोगे नहीं सर मैं अकेला सोडियम ले आऊंगा, तो जवाब है नहीं। और जरूर पता होगा इसीलिए हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। सुना हुआ है क्या कभी जिंदगी में ये बात? वाई सोडियम इज केप्ट इन कैरोसिन ऑयल? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑक्सीजन और पानी के साथ ये रिएक्शन करके आग लगा देता है। तो चाहते हो कि लैब के अंदर आग लग जाए या घर के अंदर आग लग जाए? तो वाई सोडियम इज केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, तो आपको सिर्फ इतना लिखना होता है क्योंकि सर इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अगर इसको हवा में खुला छोड़ा तो ये वाटर वेपर के साथ जुड़ करके आग लगा सकता है। फिर लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स जो हैं उनमें से सोडियम और पोटेशियम की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, बाकी सारे रेयर एलिमेंट है। ये पढ़ने वाली बात है, ठीक है। और लास्ट वाला फ्रांशियम जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन छोड़ते हैं। इसका हाफ लाइफ टाइम है सिर्फ 21 मिनट। जैसे याद कीजिए मैंने ट्रीटियम का बताया था 12.3 ईयर्स, इसका है सिर्फ 21 मिनट। तो फ्रांशियम 21 मिनट के बाद आधा हो जाता है पड़े पड़े। तो ये खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कॉन्फ़िगरेशन। तो पूरे घर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। इनका जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1, लिथियम का हीलियम 2s1, सोडियम का नियोन 3s1, पोटेशियम का आर्गन 4s1, रुबिडियम का क्रिप्टॉन 5s1, सीजियम का जिनोन 6s1 और फ्रांशियम का रेडोन 7s1। ये तरीके से बताया। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है साइज। आप बताओगे कि एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? बोलो 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 फटाफट। साइज घटेगा या बढ़ेगा? ऊपर से नीचे, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, बढ़ेगा। बिल्कुल इतना से लिखना है। नीचे जाने पे शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ने से साइज भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आएगा इनका टेबल में साइज कैसा है, सबसे बड़ा कि सबसे छोटा? क्योंकि वो लास्ट में है तो ऑब्वियस बात है या तो सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। आप बताओगे टेबल में इनका साइज क्या है? सबसे बड़ा। गुड गुड गुड। क्योंकि सर ने कहा था नीचे जाने पे तो साइज इंक्रीज होता है, उधर जाने पे साइज डिक्रीज होता है ना? तो ये बात मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी में एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास। डेंसिटी होती है जी आप लोगों का, इसमें तो मैं लिख देता हूं इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चलिए जी, उसके बाद में ये बात आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे मेरे पास प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। डेंसिटी सब बच्चों को पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो नीचे जाने पे मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो फिर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? जल्दी बोलिए, शाबाश। इंक्रीज होगी, बिल्कुल। लेकिन अब क्वेश्चन तैयार है, वाई डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम। ये लो जी क्वेश्चन आ गया। या वाई डेंसिटी ऑफ पोटेशियम बिल्कुल 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 लेस देन सोडियम। ये क्वेश्चन आएगा। नीचे जब जाओगे आप लोग तो डेंसिटी जनरली इंक्रीज होती है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम एक दूसरे के एक्सेप्शन है। और ये क्वेश्चन आएगा और इसमें लिखा हुआ है कि गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास एंड वॉल्यूम बोथ आर इंक्रीजेस। लेकिन पोटेशियम के केस में, इन केस ऑफ पोटेशियम, आंसर लिख रहा हूं, इन केस ऑफ पोटेशियम इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन मास। ठीक है जी, इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन मास। तो फिर बताओ अब क्या होने वाला है? जल्दी से शाबाश। ये बात समझ में आ गई?
अब मैंने कहा सर, हाँ, अब मैंने इनसे पूछा सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर पोटेशियम को चेक करोगे तो ये देखो जी सर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए देख के क्या लिखा हुआ है, 4s, और 4s वाले में सारे शेल्स खुल जाते हैं, S, P, D एंड F। अब ज्यादा शेल खुलने से वॉल्यूम क्या हो गया, जल्दी बोली, बढ़ गया। तो इसका मास उतना इंक्रीज नहीं होता जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये स्पेशल केस है, बाकी ये सभी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पोटेशियम के केस में स्पेशल है, इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन यहां पे बताया है। ठीक है, तो याद रखना, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो मेरे बच्चों को पहले से पता है, सॉफ्ट मेटल है या हार्ड मेटल है ये लोग, सॉफ्ट मेटल। तो सॉफ्ट का मतलब है इजीली कट बाय नाइफ, सॉफ्ट का मतलब है इनकी बॉन्डिंग पुअर है। और आज मेरे पड़ोसियों से मेरी बॉन्डिंग मजबूत है या पुअर है, ये किस बात पे डिपेंड करती है, शेयरिंग पे, है ना, कि मैं कितना उनके घर आना जाना रखता हूं। इन सभी के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, इसी वजह से इनकी मेटालिक बॉन्डिंग पुअर होती है। तो सॉफ्टनेस का फर्स्ट रीजन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो ये रीजन है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेकंड रीजन वीक मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग वीक होते ही ऑब्वियस बात है कमजोर बॉन्ड होते ही आप सॉफ्ट रह जाएंगे, और इसलिए ये इजीली कट हो जाते हैं। इनके घर में सबसे ज्यादा हार्ड कौन आएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, छोटा सा। इसी से जुड़ा हुआ है ऊपर वाला, वेरी गुड। इसी से जुड़ा हुआ है जो बंदा सॉफ्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, है ना। लेकिन लिथियम मना कर गया, लिथियम गंदी औलाद है। लिथियम कहता तुम होगे सॉफ्ट। मैंने कहा सर क्यों, तू क्यों नहीं है सॉफ्ट, ना मैं तो नहीं हूं। जवाब आया एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। सोच के बताइए एक्सट्रीमली स्मॉल साइज में बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर या वीकेस्ट। और याद कीजिए मैंने बता भी दिया था बड़ा चौक और छोटा चौक, है ना। तो जितना बॉन्ड छोटा होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इनके घर में लिथियम हार्डेस्ट है, और आंसर क्या है, रीजन क्या है, ड्यू टू स्मॉलर साइज द मेटालिक बॉन्ड ऑफ लिथियम आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ग्रुप। बड़ा चौक यहां से घेरा, बड़ा चौक क्या होगा, नीचे जाके टूट जाएगा। और छोटा चौक घेरा तो क्यों नहीं टूटा भाई, चौक तो चौक होता है, फिर क्यों नहीं टूटा, क्योंकि छोटे बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होती है, बहुत बार पढ़ा है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ इसी से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टनेस से, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं बता चुका हूं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, और ये इवन जरा सी आग में आते ही पिघल जाते हैं। वैक्स देखा है कभी, वैक्स कैंडल के अंदर जो वैक्स होता है देखा है, कितनी देर लगती है मेल्ट होने में, कितनी देर लगती है, 1-2 सेकंड लगते हैं। तो सोडियम के साथ यही है सेम, सोडियम भी वैक्स की तरह पिघल जाता है, नीचे जाओगे कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका है ग्रुप के अंदर, लिथियम का। रीजन सेम टू सेम, यही दोनों दे देना, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, आंसर सेम है। अब बताइए कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, शाबाश ये तुम बताओगे, वेरी गुड। मेटल्स है भाई साहब, मेटल्स, ऊपर से आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो गुड कंडक्टर। ये लो जी, ये इसकी छठी प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा है और वो फ्री है घूमने के लिए। फिर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तुम बताओगे, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरी टेबल में सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है, सबसे कम है। इनको इलेक्ट्रॉन देने में जरा सी भी देर नहीं लगती, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा IH, लोएस्ट इन द टेबल, टेबल के अंदर सबसे कम होती है, लीस्ट इन द टेबल। मैंने कहा क्यों, कहते सर एक इलेक्ट्रॉन है प्लीज ले जाओ, फटाफट ले जाओ, ऐसे कर रहे हैं। पर फिर भी लिथियम की सबसे ज्यादा कि फ्रांशियम की सबसे ज्यादा, ये आप बता दो। फ्रांशियम की सबसे ज्यादा, गलत जवाब, लिथियम की सबसे ज्यादा। क्योंकि ऊपर वाले जो है वो छोटे साइज का है, नीचे वाला जो है वो बड़े साइज का है।
कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा? तू कह रहा है कि सर लिथियम जल्दी दे देगा, फ्रांशियम नहीं दे। वेरी गुड, बड़े साइज वाला। तो फ्रांशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी के लिथियम का निकालना इजी? तो जवाब है फ्रांशियम का। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, और नीचे आने पर इसी तरीके से कम हो जाएगी। रख लोगे याद? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो बच्चों वाली बात थी, तुम लोगों ने गलत पता नहीं क्यों कर दी। 7th आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। यस सर, सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सारे के सारे धाकड़ मेटल है। टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इन्हीं की होती है, और इसीलिए सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हैं। टेबल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल यही हैं, पर इनमें सबसे कम कौन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे कम किसकी है? कोई पूछ ले तो लिथियम की। गुड गुड गुड। तो दीज आर द फर्स्ट 8 प्रॉपर्टीज। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम टेस्ट, और वहां मैंने लिखा हुआ है इम्पार्टिंग कलर टू द फ्लेम। इम्पार्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्टिंग? इम्पार्टिंग होता है किसी चीज को शो करना या गिव करना। शोइंग कलर टू द फ्लेम, ये होता है जी इसका मीनिंग। अब आपके पास आता है कि ये जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं, तो इम्पार्टिंग कलर टू द फ्लेम का मतलब कि एल्कली मेटल्स कैन शो कलर टू द फ्लेम। अब मैं बताता हूं, अगर मैं ये घर पे टेस्ट करना चाहता हूं तो घर पे भी हो जाएगा। कभी NaCl को ले जाकर के अपनी गैस पे डाल के देखना और फिर मुझे बताना क्या आएगा। तो ये सारे के सारे कलर देते हैं। पहले मैं वो कलर लिखवाता हूं आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इन सभी के कलर आपको मैं बता देता हूं। इसके अंदर फर्स्ट है लिथियम का कलर विच इज डीप रेड। अकेला रेड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इसका होता है गोल्डन येलो। तो अभी घर जाकर के जब फ्री हो जाओ तो करना ये वाला प्रैक्टिकल, नमक घेर के बताना गैस पे कौन सा कलर आया। फिर आता है गोल्डन येलो, ये आपके पास, सॉरी ये तो हो गया। फिर आता है जी आप लोगों के पास में पिंक कलर या वॉयलेट कलर, ये पोटेशियम का है। और वॉयलेट के बाद में आपके पास ये आता है जी रेड कलर, और ये आता है ब्लू कलर। थोड़ा सा इन कलर्स में बुक के साथ हमारी लड़ाई है। फ्रांशियम को हम नहीं डालेंगे आग में, वो रेडियो एक्टिव है, आग में डाल के पंगा नहीं लेना उससे। लेकिन वाई दीज आर गिविंग कलर टू द फ्लेम, पहला तो क्वेश्चन यही है, ये फ्लेम को कलर क्यों दे रहे हैं? तो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन था NS1, यानी कि आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इजी है कि मुश्किल है? पहले तो ये बताओ। इजी है, गुड गुड। तो जरा सी अगर मैं इसे एनर्जी देता हूं तो ये हायर क्लासेस में एक्साइट हो जाएगा, और जब ये एक्साइट होगा तो जिस रेंज की ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो रेंज होगी विबग्योर के रीजन के अंदर, यानी कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तभी कलर शो होता है। तो कल को मेरे से कोई पूछ ले ये कलर क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन इजीली निकल के ट्रांजिशन कर देता है। क्यों कर देता है? इजीली क्यों निकल जाता है इलेक्ट्रॉन? एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों निकल जाता है? क्या रीजन है? क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक बोल रही है। क्यों क्यों एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं? ये बताओ, इसका रीजन बताओ ना। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो नहीं लिख के आ सकते आप लोग। सोचो सोचो सोचो, इलेक्ट्रॉन के निकलने को किससे समझाते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और वही रीजन यहां लिख के आना है, ड्यू टू लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी या लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसीलिए ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। इसी को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, फ्लेम टेस्ट। समझ आ गया मेरे बच्चों को? और ये फ्लेम टेस्ट आप लोगों को हम पढ़ाते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए, वो हमारे लैब के अंदर होती हैं। तो फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या समझ आ रहा है कि अगर हम किसी को फ्लेम में डाल के उसका टेस्ट कर सके, तो क्या मैं बता सकता हूं अगर ये मेरे पास पांचों पड़े हैं तो क्या मैं फ्लेम में चेक करके डाल सकता हूं कि मेरे पास कौन सा कंपाउंड है? बिल्कुल। सोडियम के कंपाउंड गोल्डन येलो कलर देते हैं, ये डीप रेड देते हैं, ये वॉयलेट देते हैं, ये रुबिडियम रेड देता है, ये
ब्लू देता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। एल्कली अर्थ मेटल्स में 3 जो मेटल्स हैं, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये एल्कली अर्थ मेटल के लिए समझा रहा हूं, अगले टॉपिक में नहीं क्लियर करूंगा क्योंकि ये अब पढ़ा देता हूं। इन तीनों के साल्ट हमारे सिलेबस में हैं। जब आप इनको प्रैक्टिकल करते हो तो हम इनको कार्बोनेट्स की फॉर्म में बनाते हैं, तो इन तीनों के कार्बोनेट्स बनते हैं। तो मैंने 5th ग्रुप के अंदर, ये 5th ग्रुप में है तीनों, आपको जब इनका टेस्ट करने के लिए कहा तो आपने इसको कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर लिया। कैल्शियम का कलर आया व्हाइट, स्ट्रोंशियम का कलर आया व्हाइट, और इसका भी कलर आया व्हाइट। ठीक है, जैसे नमक भी व्हाइट होता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब ये व्हाइट आ गए, कोई कंफ्यूजन हो रही है? इन तीनों में से आपके पास एक ही है, या कैल्शियम दिया हुआ है मैंने आपको, या स्ट्रोंशियम दिया हुआ है, या बेरियम दिया हुआ है। आपने कार्बो 5th ग्रुप में बताऊंगा आगे, अभी तो सिर्फ याद करो। इन ग्रुप में 3 आयंस होते हैं। 5th ग्रुप का मतलब जो प्रैक्टिकल के 5th ग्रुप है वो वाले मत जाओ, 2nd ग्रुप 1st ग्रुप वो नहीं, इसको हटा दो। चलो, मैंने आपको 3 आयंस का टेस्ट बता रहा हूं कि मैंने आपको इन तीनों में से कोई दिए, तो आप ला करके कोई भी कार्बोनेट डाल के उनको प्रेसिपिटेट बना लोगे। तीनों का प्रेसिपिटेट कौन से कलर का आया? व्हाइट। कोई कंफ्यूजन हो रही है? बिल्कुल। और हाँ, बिल्कुल 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 सर, पता नहीं मेरे को आपने कौन सा दिया है, तीनों ही व्हाइट आ गए। तो फिर हम बच्चे को कहते हैं इनका फ्लेम टेस्ट करो। तो बच्चा अपना जो साल्ट उसको दिया होता है ना, वो साल्ट लाके उस पे फ्लेम पे डालता है। जैसे ही वो फ्लेम पे टेस्ट डालता है, तो अब इनकी जो फ्लेम का कलर है वो पता क्या होता है? इसका आता है एप्पल ग्रीन। अब अगर एप्पल ग्रीन कलर आ गया तो मेरे को पता लग जाएगा मेरे पास कौन है, बेरियम है। सेकंड आता है क्रिम्सन रेड। बच्चों को क्रिम्सन रेड नहीं समझ आता, मैं उनको समझाता हूं कि जो दिवाली वाले दिन फुलझड़ी जलाते हैं रेड कलर वाली, जलाई है किसी ने? हाँ, कितना डार्क रेड होता है वो, ब्राइट रेड। तो ये वैसे सेम टू सेम होता है। और अगर मेरे पास कैल्शियम है तो ब्रिक रेड कलर आएगा। ब्रिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताना मेरे को। ईंटें होती हैं, ईंटें देखा होगा येलोइश रेड होती है थोड़ी सी, है ना? क्या दिवाली वाली फुलझड़ी का रंग और ब्रिक रेड कलर एक जैसा होगा कि फर्क होगा? तो ये डार्क रेड है, ये लाइट येलो रेड है। अब आपकी समस्या दूर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो दिस इज द फ्लेम टेस्ट। तो ये प्रैक्टिकल में है, अगर आप जाओगे 12th क्लास में तो आपको टीचर्स इन तीनों का टेस्ट करवाएंगे और आपको मेरी बात याद आएगी। और अब बेरियम और इनकी बात करते हैं, तो ये तीनों आपके पास टेस्ट आ गए। तो अब आप लोगों ने देखा कि कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम का जो है ये टेस्ट आ गया। इसका मतलब ये टेस्ट क्यों शो कर रहे हैं तीनों के तीनों? फिर से मैं वही रीजन पूछ लेता हूं, व्हाई कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर शोइंग फ्लेम टेस्ट? तो आंसर क्या है, जल्दी बोलो। ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चा क्या देखता है कि कैल्शियम के अंदर तो कॉन्फ़िगरेशन है 4s2। अब बताइए 4s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हैं कि नहीं है? पेयर्ड हैं। अब इनको जंप करवाना इजी है कि मुश्किल है? हार्ड है, पर इतना हार्ड नहीं है कि मैं जंप करवा ना सकूं, क्योंकि 4s जो है वो छोटा ऑर्बिटल होता है बजाय D10 के, जो मैंने आपको जिंक में बताया था। तो इतना हर बच्चे को पता होगा, चाहे एल्कली मेटल हो चाहे एल्कली अर्थ मेटल हो, है ना, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, इसलिए ये लोग कलर शो करते हैं। लेकिन इनके घर में एक गंदा बच्चा भी है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2। बताइए जी, 2s2 का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा या मुश्किल से निकलेगा? जल्दी से, शाबाश, ये और बता दो। मुश्किल से निकलेगा। क्यों निकलेगा मुश्किल से? अब इसका रीजन बताओ। अच्छा, 4s2 का तो जल्दी निकल जाएगा, 2s2 का मुश्किल से निकलेगा, ये क्या बात हुई? नहीं 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 मेरे बच्चे, तू गलत साइड चली गई। एल्यूमिनियम का क्या लेना देना है? मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 4s का इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से निकल जाता है, 2s का जल्दी से नहीं निकलता। कोई रीजन बता सकती है तुम? मन, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो बोला तो यार, न्यूक्लियस के पास है। तो जब मैंने बेरिलियम से पूछा कि तू फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाता,
कहता सर आप ही बता दो कैसे दिखाऊं। मैं बैठा हूं न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस मेरे इलेक्ट्रॉनों को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, पर तुम आ जाओ अपने वाली पे, क्या नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा, तो तुम क्या कराओगे जल्दी बोलो। इंक्रीज करोगे, उससे क्या हो जाएगी जल्दी बोलो। और जैसे ही वो वेवलेंथ 400 से कम हो गई तो आपको कोई कलर शो नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बेरिलियम फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं दिखाता, तो उसका रीजन है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई। तो अब किस किस को फिल्म टेस्ट में कोई डाउट है, यू कैन आस्क। पर मेरी तरफ से क्लास आज की खत्म है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।